हाँ जी, कैसे हो? स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म वीसी जोधपुर पर। तो साथियों अपन जो फिजिक्स के अंदर दो अपनी क्लास हुई थी, उसके अंतर्गत अपन भौतिक राशियां और मात्रकों की बात की थी, और एक क्लास के अंदर बेसिक टर्म्स थे अपने चाल है, दूरी है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, उसकी बात की। अब इस क्लास के अंदर अपन जो मेन टॉपिक लेके चलेंगे वहाँ तक था बेसिक था। अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गति के नियम। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उन 3 नियम पर आधारित है। अब देखो, गति के न्यूटन जो गति के नियम है उस पर आधारित जो क्वेश्चन आता है उसमें बेसिकली एग्जामिनर क्या करता है कि 4 ऑप्शन देता है और उसके अंदर एक उदाहरण देता है, और उदाहरण देके कहता है कि ये कौन सा गति के नियम के रूप में आधारित है। या फिर क्या उल्टा पूछता है, उदाहरण दे देता है और पूछता है निम्न में से ये कौन सा गति का नियम है। ठीक है, तो अपन 3 नियम पढ़ेंगे। बेसिक इसमें क्या, कंसेप्ट को समझना, नियम को समझना। एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं लेकिन आपको नियम समझ में आ जाएगा तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कोई भी एग्जाम के अंदर कोई भी उदाहरण के ऊपर सवाल पूछेगा तो अपन कंसेप्ट से कर लोगे। अब देखो, पहले गति के नियम जो शुरू करने से पहले एक टर्म्स काम आएगा आगे, वो पढ़ लेते। लास्ट क्लास में अपन नहीं पढ़ा था, संवेग। संवेग, ठीक है। अब सर संवेग को पी से डिनोट किया जाता है। संवेग क्या होता है? एम वी। संवेग पी बराबर होता है एम वी। एम क्या होता है? द्रव्यमान होता है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था। और वी क्या होता है? वेग होता है, वेलोसिटी, वेग। ठीक है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। अगर मैं संवेग के मात्रक की बात करूं, मात्रक, तो मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, द्रव्यमान का मैंने बताया था क्या होता था? किलोग्राम। और वेग क्या होता था? विस्थापन बटा समय, मतलब मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। तो जो संवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड। और ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है किलोग्राम मीटर, और आपको पता है सेकंड जब ऊपर जाएगा सेकंड इनवर्स बन जाता है, सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो किलोग्राम ये कहूँ या ये कहूँ एक ही बात है। ठीक है, और ये भी कैसी राशि है? सदिश राशि। सदिश और अदिश अपने पढ़ी थी। सदिश राशि क्या होती थी? जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। और अदिश राशि क्या होती थी? जिसमें ओनली फॉर परिमाण की आवश्यकता होती थी, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो अपन बेसिक यहाँ पे ध्यान रखो कि संवेग जो होता था वो P बराबर क्या होता है? M इंटू वी। अब अपन जो गति के नियम है उसकी शुरुआत करते हैं। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन। गति के नियम, देखो, आइजैक न्यूटन नाम का साइंटिस्ट था। इसका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन, लेकिन अपन न्यूटन न्यूटन ही बोलते हैं। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। अपन 1 बाई 1 पढ़ेंगे, कौन सा नियम क्या कहता है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले अपन गति का जो प्रथम नियम पढ़ते हैं। गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। इस गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। जड़त्व का नियम। अब एक बात याद रखोगे, जड़त्व का नियम जो सर्वप्रथम अगर पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जड़त्व का नियम किसने दिया था, तो ध्यान रखना सर्वप्रथम जो नियम दिया था गति का, जड़त्व का, वो दिया था गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो। गैलीलियो नाम का साइंटिस्ट था, उसने ध्यान रखना सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था। ये भी एग्जाम में सवाल आया हुआ था कि गति का जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया। उसमें ध्यान रखना न्यूटन भी ऑप्शन में था और गैलीलियो भी था, लेकिन अपन ने ज्यादातर ने यही पढ़ा था न्यूटन, क्योंकि जड़त्व का नियम जो अपन न्यूटन में पढ़ते, लेकिन उस ऑप्शन में कौन सा राइट माना गया था? गैलीलियो था। अगर एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शन के अंदर आए और पूछा जाए जड़त्व का प्रथम नियम सर्वप्रथम किसने दिया, तो उस कंडीशन में राइट ऑप्शन कौन सा होगा? गैलीलियो होगा। अगर ऑप्शन के अंदर गैलीलियो नहीं है, न्यूटन है, तो फिर वो न्यूटन ही माना जाएगा। ठीक है, अब देखो जड़त्व का नियम। अब सबसे पहले तो ये समझो कि जड़त्व होता क्या। तो सिंपल सी बात करें तो जड़त्व का मतलब होता है विरोधाभास। क्या होता है? विरोधाभास। अब विरोधाभास का मतलब क्या होगा? तो अगर इस नियम की बात करें तो कोई भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु, वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। स्थिति में परिवर्तन का विरोध। तो यहाँ जड़त्व का मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी वस्तु है वो स्थिति में अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। अब सर विरोध का मतलब क्या हो कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है
तो वो गतिशील रहना ही पसंद करेगी, और कोई भी वस्तु स्थिर है तब तक वो स्थिर ही रहना पसंद करेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगा जाए। अब ये जड़त्व जो बेसिकली होता है वो द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है, द्रव्यमान के सीधे समानुपाती होता है। कहने का मतलब कोई वस्तु भारी है जिसका द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, ज्यादा, और कोई वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी क्या होगा, कम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं पूछा जाऊँ, एक ट्रक है और एक साइकिल है। अब दोनों में से आपको कहा जाए कि दोनों में से स्थिति में परिवर्तन आराम से किस में कर पाओगे, तो साइकिल में। कारण क्या कि साइकिल का द्रव्यमान क्या है, कम, और साइकिल का जब द्रव्यमान कम है इसका जड़त्व भी कम, जड़त्व का मतलब भी क्या, विरोधाभास कम होगा, तो इसकी स्थिति में परिवर्तन आप आराम से कर पाओगे, उसकी तुलना में ट्रक में नहीं कर पाओगे। कारण क्या, ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा, और द्रव्यमान ज्यादा तो उसका जड़त्व भी ज्यादा, मतलब विरोधाभास भी क्या होगा, ज्यादा। तो जड़त्व का मतलब क्या होता है, विरोधाभास। ठीक है, सिंपल सी बात है। गति का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम क्या है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। अब देखो, इस जड़त्व के नियम का वो भी अपन 3 टाइप्स में बांटेंगे, 3 टाइप्स के अंदर बांटेंगे, और तीनों के अंदर एग्जाम्पल लेके अपन समझेंगे इसका नियम को। तो देखो, पहला अपन इसमें बात करें कि ए टाइप में अपन बात करें स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व, स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब सर, स्थिर अवस्था का जड़त्व का मतलब देखो, एग्जांपल से समझो कि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगा जाए। अब देखो, इसको एग्जांपल से समझो। घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर झुकना। अब देखो कैसे, घोड़ा स्थिर था, उसके ऊपर व्यक्ति जो घुड़सवार बैठा था वो भी स्थिर बैठा था, लेकिन जैसे ही घोड़ा अचानक दौड़ना शुरू हुआ तो उस कंडीशन में हुआ क्या, जो पैर जो घोड़े के संपर्क में थे वो बॉडी तो स्थिर थी, लेकिन अपने ऊपर वाली बॉडी है वो टच में नहीं थी, तो जिसके कारण जैसे ही घोड़ा आगे की ओर मूव करेगा, अपनी बॉडी जो है वो पीछे की ओर धक्का महसूस करेगी, जिसके कारण वो क्या होगा, पीछे की ओर झुकेगा, और घोड़ा अगर तेजी से दौड़ा तो नीचे भी गिर सकता है। तो ये बेसिकली किस उदाहरण का एग्जाम्पल है, तो स्थिर अवस्था का जड़त्व। अगर एग्जाम के अंदर पूछा जाए, ये एग्जाम्पल देके पूछेगा ये निम्न में से कौन से गति के नियम, अगर तीनों नियम है तो जड़त्व का होगा। अगर इसमें भी स्थिर अवस्था का, गतिशील अवस्था का जड़त्व, दिशा का जड़त्व पूछा जाए तो वो फिर कौन सा ऑप्शन माना जाएगा, स्थिर अवस्था का जड़त्व। उसी की जगह एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी में बैठे हो, तो जैसे ही गाड़ी अचानक चलना शुरू करेगी तो आपको क्या होगा, पीछे की ओर धक्का महसूस होगा। सेम ये भी कंडीशन थी कि अपने पैर जो थे वो बस के संपर्क में थे, गाड़ी के संपर्क में थे, और जैसे ही गाड़ी ने चलना शुरू किया तो अपना ऊपर वाली जो बॉडी है वो पीछे की ओर मूव करेगी, मतलब स्थिर है, वो गतिशील होने से अपने पीछे वाली बॉडी क्या करेगी, पीछे की ओर मूव करेगी। मतलब गाड़ी के अचानक शुरू करने पर यात्री का पीछे की ओर झुकना, ये भी किसका एग्जाम्पल है, स्थिर अवस्था का जड़त्व। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन कंबल है, कंबल को अपन डंडे से पीटते हैं उसमें से धूल कण हटाने के लिए, तो होगा क्या, जैसे ही कंबल को डंडे से अपन ने पीटी तो कंबल तो क्या होगी, गतिशील होगा, और वो धूल के कण कहाँ हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। या फिर और एग्जाम्पल देखें, जैसे ही अपने पेड़ की डालियां हिलाते हैं तो पेड़ की जैसे ही डाली हिलेगी तो उसके ऊपर जो फल है लगे हुए वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे गिरेंगे। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो रहे हैं, स्थिर अवस्था के जड़त्व, मतलब प्रथम नियम की अपन बात करें। ठीक है, ये हो गया स्थिर अवस्था का जड़त्व। सेकंड, गतिशील अवस्था का जड़त्व। सेकंड है गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब सर, गतिशील अवस्था का जड़त्व का मतलब क्या है कि कोई वस्तु गतिशील है, तो मैंने क्या बोला था कि वो अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करेगी, तो गतिशील है वो गतिशील ही रहना पसंद करेगी। लेकिन उसी की जगह जैसे एग्जांपल से समझे कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर
यात्री का आगे की ओर झुकना, आगे की ओर झुकना। अब देखो इसमें भी सेम स्थिति होगी कि गाड़ी चल रही थी तो अपनी जो बॉडी, जो पैर वाला भाग है गाड़ी के संपर्क में था, वो गतिशील था। जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक मारा तो आगे वाली ऊपर वाली जो बॉडी है वो कांटेक्ट में थी नहीं, तो जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में नहीं थी, जैसे ही ब्रेक लगाया तो अपना जो बॉडी है ऊपर वैसे मुंह कहाँ करेगी, आगे की ओर मूव करेगी। ये सब जो एग्जाम्पल है आपने डेली रूटीन के अंदर देखा होगा या अपना सबने है ना महसूस भी किया होगा। तो ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, गतिशील अवस्था का जड़त्व का एग्जाम्पल। ठीक, तीसरा है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। अब देखो दिशा का जड़त्व का मतलब समझना, जैसे ही अपन गाड़ी में बैठे और गाड़ी ने क्या किया, कोई मोड़ आया उससे टर्न लिया, तो जैसे ही टर्न लेते हैं तो दिशा चेंज हुई। दिशा चेंज होने के कारण अपन क्या करेंगे, जैसे मोड़ से बाहरी दिशा में क्या होगा, अपनी बॉडी मूवमेंट करेगी। ठीक है, तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, दिशा का जड़त्व। फिर भी इन तीनों टाइप्स के अंदर जाके एग्जाम में सवाल नहीं पूछा जाता, नॉर्मली सीधे सा पूछेगा कि गाड़ी के अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री का आगे की ओर झुकना, ये गति के कौन से नियम पर आधारित है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रथम नियम पर, मतलब जड़त्व के नियम। तो जड़त्व की अपन बात करती, प्रथम नियम की बात की, तीन देख ली, स्थिर अवस्था का जड़त्व, गतिशील अवस्था का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ठीक है, एग्जाम में सवाल आएगा, वो एग्जाम्पल पूछ के नियम पूछेगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल हो सकते हैं कितने भी, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ गया तो सवाल गलत नहीं होगा, ये पक्का है। अब है अगला है गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम, ये बेसिकली मैथमेटिकल नियम है, मतलब एक तरह से ये कह सकता हूं कि ये बल को गणितीय रूप से परिभाषित कर रहा है, गणितीय रूप से परिभाषित करेगा। अब सर कैसे परिभाषित करेगा वो देखो, देखो जो बल होता है अपने F बराबर m में देखा था, मात्रक भी देख लिया था। F बल जो होता है वो होता है dp/dt। अब सर dp/dt का मतलब समझो, dp/dt, p तो आपने देख लिया था, अभी पढ़ा था संवेग, मैंने कहा ना काम आएगा, और t क्या है, समय। dp/dt का मतलब होता है संवेग में परिवर्तन, d का मतलब डिफरेंशिएट है यहाँ पे, तो संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन। ये नियम बोलता है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो आरोपित जो बल होता है उसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आरोपित बल के बराबर, मतलब संवेग में जो परिवर्तन होगा वो आरोपित बल के बराबर होगा। अब देखो कैसे, F बराबर अपने m में देखा था फॉर्मूला, तो मैंने कहा ना ये गणितीय रूप से बल को परिभाषित कर रहा है, मतलब इसी से फॉर्मूला बनेगा। अब देखो कैसे बना, संवेग अपन ने देखा था अभी, P बराबर क्या होता था, m × v। अब देखो F बराबर d/dt तो लिख दिया, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, m × v, mv। ठीक है, P की जगह। अब देखो कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान तो फिक्स रहेगा, उसमें तो परिवर्तन नहीं आएगा, तो फिर सर किस में चेंजेज हो सकता है, वेलोसिटी, वेग के अंदर चेंज हो सकता है। तो इसी कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूँ, m को बाहर ले सकता हूँ, तो बचेगा क्या, dv/dt। अब याद करो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता था, त्वरण, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। वेग क्या होता था, विस्थापन बटा समय, और त्वरण क्या होता था, वेग बटा समय। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती थी, त्वरण। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, F बराबर में क्या लिख सकता हूँ, m, और वेग में परिवर्तन दर क्या हो जाएगी, a। तो बल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर में m। ठीक है, इसके साथ अपन मात्रक की बात करते थे, तो देखो m का मात्रक द्रव्यमान का किलोग्राम, और त्वरण क्या होता था, वेग बटा समय, मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को क्या बोला जाता था, न्यूटन। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये गणितीय रूप से बल को परिभाषित कर रहा है द्वितीय नियम। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर सवाल ये नहीं पूछेगा कि ये जो फॉर्मूला सिद्ध करो, लेकिन आपको ये पूछ सकता है कि बल को गणितीय रूप से परिभाषित गति का कौन सा नियम करता है, तो वो कौन सा नियम करता है, द्वितीय नियम। अब देखो इसके आधार पर उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, जैसे आपने क्या होगा, जब स्कूल में पढ़ते, मैं भी पढ़ा था, आप भी पढ़ते, तो सीधी सी बात है जब पढ़ाई नहीं करते थे या लापरवाही करते थे, टीचर अपने डंडे मारता था, तो उस कंडीशन देखो नियम पूरे पूरे अपने, मैं कह रहा हूँ ना, रूटीन के अंदर यूज हो रहे, तो अपन क्या करते, जैसे ही टीचर डंडा मारता था तो अपन हाथ क्या करते थे, पीछे करते, या कोई झापट मारता था तो अपन क्या करते, चेहरे को घुमाते थे। अब इसका कारण देगा, होता क्या है कि देखो F बराबर में क्या होता था, dp/dt। तो देखो इस कंडीशन में देखो द्रव्यमान, डंडे का द्रव्यमान, या डंडा जिस गति से आ रहा है, ना तो द्रव्यमान में कोई चेंजेज होगा, ना ही किसी वेग में, मतलब कहने का मतलब द्रव्यमान और वेग में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो सर किस में, समय में चेंजेज हो सकता है। कैसे कि आपको पता है, यहाँ से दिख रहा है कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके, टाइम की। उल्टा का मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है, और सीधा होता है समानुपाती बोलते हैं। ठीक है,
अब देखो ये उल्टा का मतलब क्या है कि जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ा तो वैसे वैसे बल क्या होगा, कम। उल्टा है, विपरीत है एक दूसरे के। तो जैसे जैसे समय का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बल का मान क्या होगा, कम होगा। अब यही तो देखो कंडीशन हो रही है कि जब डंडा मारते तो उसके द्रव्यमान और वेग में चेंजेस नहीं कर सकते। टीचर तो जितनी स्पीड से लाएगा उतनी स्पीड से लाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, उस हाथ को पीछे ले जाए। तो हाथ को पीछे ले जाने से क्या होगा, समय में क्या होगी, बढ़ेगा। जैसे ही समय बढ़ेगा तो बल क्या होगा, कम। और बल कम होगा तो अपने हाथ के ऊपर चोट क्या होगी, कम लगेगी। सेम इसी को देखो एग्जाम में जो सवाल इसका एग्जाम्पल के द्वार पे आता है, तो जो इसका संवेग संरक्षण दूसरे नियम पे देखते हैं। एग्जाम्पल, क्रिकेटर होता है, जो क्रिकेटर वो कैच लेता है, बॉल का कैच लेता है। उस समय आपने देखा होगा क्रिकेटर जब कैच लेता है तो हाथों को क्या करता है, पीछे की ओर ले जाता है। अब इसका भी सेम कारण होता है, हाथ के ऊपर चोट कम लगे और आसानी से कैच पकड़ा जाए। कैसे कि न तो उसके बॉल के गेंद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होगा और न ही किस वेग में चेंजेस हो, जितनी गति से आ गई वही आएगी, और द्रव्यमान में भी गेंद के परिवर्तन नहीं होगा। तो फिर सर क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में अपन समय को बढ़ा सकते हैं। तो समय को जैसे ही बढ़ाएंगे, मतलब हाथ को पीछे की ओर खींचेंगे तो समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो उसमें बल कम लगेगा, बल कम लगेगा हाथ के ऊपर चोट कम लगेगी और आसानी से कैच ले सकते हैं। तो ये बेसिकली ये याद रखोगे कि ये एग्जाम में सवाल आता है कि क्रिकेटर जब कैच लेता था हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, ये गति के कौन से नियम पर आधारित है, तो कौन से पे, दूसरे पे। और दूसरा ये याद रखोगे कि बल को गणितीय रूप से कौन परिभाषित करता है, तो ध्यान रखना ये भी कौन करता है, गति का द्वितीय नियम। ये और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे एक आप गिरो सड़क के ऊपर, पक्की सड़क है उसके ऊपर गिरो, और एक मिट्टी है उसके ऊपर गिरो, तो बल किस में कम लगेगा, मिट्टी वाले पे। और जैसे ही उसमें मिट्टी वाले में कम लगेगा, मतलब गिरोगे समय कम लगेगा, उसके कारण आपको चोट भी क्या होगी, कम लगेगी। वही सड़क की पर क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिकली गति का द्वितीय नियम पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल पढ़े। अब देखो अगला है गति का तृतीय नियम। एग्जाम में सवाल जो बनेगा वो एग्जाम्पल के ऊपर आधारित बनेगा। एग्जाम्पल कितने भी हो सकते हैं, फिर कह रहा हूँ कंसेप्ट समझ लो। तो सवाल तीनों गति के तीनों नियम पर आने हैं और गलत नहीं होता, और ज्यादातर फिजिक्स में गति के नियम के ऊपर सवाल जरूर पूछा जाता है। ठीक है, अगला है तीसरा गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम, अब इस नियम को ध्यान रखना, जैसे पहला नियम था उसको जड़त्व का नियम भी बोलते थे, इसी जगह इसको ध्यान रखना क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन रूल। अब सर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का मतलब क्या हो रहा है कि प्रत्येक एक्शन के विपरीत रिएक्शन होगी, मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। कैसे, समझो एग्जाम्पल से। और ये याद रखना, एक ये संवेग संरक्षण पर आधारित है। किस पर आधारित है, संवेग संरक्षण पर आधारित। ठीक है, एग्जाम में सवाल आता है संवेग संरक्षण पर आधारित कौन सा गति का नियम है, तो ध्यान रखना तृतीय। क्या होता है संवेग संरक्षण, आगे देखेंगे। तो ये क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, अपन नाव में बैठे या अपन तैर रहे पानी के अंदर, तैराक जो होता है वो क्या करता है, नाव को भी आपने देखा होगा पानी के अंदर। तो ध्यान रखना, जब नाव को पीछे की ओर पानी को धकेलते, या तैराक अपने हाथों से पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो वो कहाँ मूव करता है, आगे की ओर। मतलब क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया। पानी को पीछे धकेलने का कार्य कर रहा है, मतलब क्रिया हो रही है, तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया बल लगते हैं और वो आगे की ओर मूव करता है। तो एक्शन के विपरीत क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। तो तैराक या नाव। और एग्जाम्पल देखें तो रॉकेट जो होता है, रॉकेट, तो आपने देखा होगा रॉकेट जब ऊपर की ओर जाता है तो होता क्या कि जब रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, रॉकेट क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, तो इसके विपरीत क्या होता है, यहाँ से भारी मात्रा में फ्यूल निकलता है, ईंधन निकलता है, गैसें निकलती, और भारी मात्रा में फ्यूल और ईंधन निकलने के कारण वो क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही, और वो ऊपर की ओर जाता है। तीसरा और एग्जाम्पल देखें तो जैसे बंदूक की गोली, बंदूक की गोली। अब सर बंदूक की गोली का मतलब क्या हो, जैसे ही कोई बंदूक है उससे गोली चलाते हैं अपन, तो अपन यहाँ से बंदूक रख के जैसे ही गोली चलाते हैं तो ध्यान रखना गोली जैसे ही आगे जाती है तो अपन यहाँ पे ध्यान रखना कंधे के ऊपर पीछे बल महसूस होता है, मतलब यहाँ पे विपरीत फोर्स लगता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्रिया तो कहाँ हो रही है, आगे की ओर जा रहा है गोली, लेकिन इसके विपरीत में क्या लग रही है, प्रतिक्रिया बल लग रही है, जिसके कारण अपन कंधा क्या हो रहा है, पीछे हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, सब एग्जाम्पल है, नाव तैराक वाला हो गया, रॉकेट वाला हो गया, या बंदूक की गोली वाला हो गया, ये सब क्या होता है, किसके आधारित है, गति के तृतीय नियम में। मतलब प्रत्येक क्रिया के विपरीत अगर कहीं प्रतिक्रिया बल लग रहा है तो इसका मतलब ये गति का कौन सा नियम है, तृतीय नियम। अब देखो कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टैंड है, उससे मैंने क्या किया, रस्सी बांध ली, और रस्सी से यहाँ पे कोई m द्रव्यमान का वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु लटका दी, तो होगा क्या कि इस कंडीशन पे नीचे की ओर भाल तो क्या लगे, mg लगेगा, लेकिन इस रस्सी में भी विपरीत साइड में क्या आ गया, तनाव आएगा। मतलब
नीचे की ओर mg बाहर लग रहा है, इसी के जस्ट रिवर्स के अंदर एक तनाव बल कार्य कर रहा है, जैसे रस्सी में क्या आएगा, टेंशन आएगा, तनाव आएगा, मतलब ये भी सेम प्रोसेस हो रहा है, क्रिया के विपरीत क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया बल लग रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये याद रखोगे, गति के तत्वीय नियम में कहीं पे भी गति के जो प्रत्येक क्रिया है उसके विपरीत अगर कहीं प्रतिक्रिया बल लग रहा है जस्ट रिवर्स में, तो वो कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, गति का तत्व। इसमें भी मैं फेमस जो सवाल होते हैं वो या तो नाव तैराक वाला पूछता है, या रॉकेट का पूछता है, या बंदूक की गोली वाला पूछता है। ये बार बार फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल देके पूछेगा कि एक रॉकेट ऊपर की ओर प्रक्षेपण कर रहा है, ये गति के कौन से नियम पर आधारित है, तो कौन से नियम पर आधारित है, गति के तत्वीय नियम पर आधारित। अब सर संवेग संरक्षण का यहाँ मतलब क्या हो रहा है कि कोई भी घटना होती है उससे पहले का कुल संवेग, पहले का कुल संवेग और घटना के बाद का कुल संवेग, बाद का कुल संवेग अगर बराबर हो जाए तो वो ध्यान रखना क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम। जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम इसे है कि ऊर्जा मतलब ऊर्जा को न तो ह्रास की जाती है, न ही नष्ट की जाती है, न तो उत्पन्न की जा सकती है। तो पहले की ऊर्जा और बाद की ऊर्जा क्या रहती है, बराबर रहे, तो ऊर्जा संरक्षण। वैसे संवेग संरक्षण मतलब क्या हुआ कि पहले का, घटना से पहले का कुल संवेग और घटना के बाद का कुल संवेग अगर बराबर रह जाए तो वो क्या कहलाता है, संवेग संरक्षण पर आधारित। तो इसमें मैं फेमस एक तो एग्जाम्पल याद रखोगी और एक समक्ष सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, संवेग संरक्षण पर आधारित कौन सा नियम। ठीक है, तो बेसिकली यही है गति के नियम। कंसेप्ट समझ में आ गया तो कोई भी एग्जाम्पल में एग्जाम में सवाल आएगा, फिक्स है, एग्जाम्पल देके गति का नियम पूछेगा या एक एग्जाम्पल देके कहेगा ये निम्न में से कौन सी गति के नियम पर आधारित है। तो पहला नियम अपन पढ़ा था जड़त्व का नियम, जड़त्व में अभी 3 टाइप्स में अपन पढ़ लिए। ठीक है, और ये एक याद रखो कि जड़त्व का अगर ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन आए जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया, तो ये ध्यान रखना गैलीलियो ने दिया, उसके बाद न्यूटन ने प्रतिपादित किया, आगे विस्तृत प्रतिपादित किया। अगर ऑप्शन के अंदर गैलीलियो नहीं है तो फिर न्यूटन सही होगा। ठीक है, दूसरा जो अपने संवेग संरक्षण वाला पढ़ा था, सॉरी दूसरा जो बल के गणितीय रूप से विवेचना पढ़ी थी, F बराबर dp/dt। ठीक है, उसके कारण मेन एग्जांपल कौन सा याद रखोगे कि एक बॉलर जो है या क्रिकेटर जो है कैच लेता था, अपने हाथों को पीछे की ओर करता है, कारण क्या था वो भी अपन ने समझ लिया, क्यों करता है पीछे वो भी देख लिया, तो वो किसके आधारित है, दूसरे नियम पर। और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया के आधार पर, ये 3-4 एग्जाम्पल है वो याद रखोगे। फिर भी आपको एग्जाम्पल अब जो कंसेप्ट समझ में आ गया तो एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आप कर लो। ठीक है, तो इसी के साथ ये गति के नियम यहाँ खत्म होते, आगे अपन और टॉपिक को लेके उस पर पढ़ेंगे विस्तृत, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और इसी के आधार पे आप टॉपिक से जो भी सवाल बन रहे हैं उनको देखो, मिलाओ, और कोई कहीं क्वेरी रह जाए तो बताओ, जिससे अपन सॉल्व करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, आगे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।